नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, मैंने एक वीडियो किया था अपना इसी चैनल पे 1969 आराधना के बाद रफ़ी साहब का मार्केट क्या था। मैंने उसमें बताया था रफ़ी साहब के ऊपर कभी मार्केट हावी नहीं रहा, पीछे पीछे उनके म्यूजिक मार्केट रहा। तो इसी वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था हमारे व्यूअर्स का। उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ पॉइंट्स दिए जिन्हें मैं आज क्लियर कर रहा हूं रफ़ी साहब को मार्केट को लेकर के। 69 के बाद कैसे उतार चढ़ाव रफ़ी साहब की जिंदगी में आए, उनकी सिंगिंग कैरियर में आए। दोस्तों, 1969 में यह भी कहा जाता है कि रफ़ी साहब जब हंस पर चले गए थे, आराधना में रफ़ी साहब सारे गाने गाने वाले थे, एस.डी. बर्मन साहब बीमार पड़ गए थे, तो आर.डी. बर्मन साहब ने वो किशोर कुमार से गवा लिए गाने और रफ़ी साहब के उसमें 2 ही गाने थे। मगर यहां पर एक बात और क्लियर कर दूं, रफ़ी साहब से किसी सिंगर को कंपेयर नहीं किया जा सकता। कारण यह है दोस्तों कि रफ़ी साहब की रेस्पेक्ट उनके जो साथी मेल सिंगर्स थे वो बहुत ज्यादा किया करते थे। रफ़ी साहब की रेस्पेक्ट चाहे किशोर कुमार हो, मुकेश जी हो, मन्ना डे साहब हो, तो हम कंपेयर करना ठीक नहीं है। यह भी एक पॉइंट है कि रफ़ी साहब ने 69 में बहुत से गाने रिकॉर्ड्स किए थे और अदर सिंगर जो स्टैब्लिश हुए आराधना के बाद पूरी तरीके से, उन्होंने रफ़ी साहब से कम गाने रिकॉर्ड किए थे, रफ़ी साहब ने ज्यादा किए थे। तो देखो, उसके पीछे भी लॉजिक क्लियर है। जाहिर सी बात है, जब री एस्टैब्लिशमेंट मिला किसी सिंगर को तो रफ़ी साहब तो रेगुलर चलते आ रहे थे, तो ये एक नॉर्मल पॉइंट है कि रफ़ी साहब ने ज्यादा गाने गाए। जिस मकाम पे थे रफ़ी साहब, बहुत ऊंचा मकाम था। तो ये रहा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो रफ़ी साहब को फिर लॉस क्या हुए। देखिए, रफ़ी साहब जब हज पर गए थे और हज से लौट करके आए तो उनको कुछ मौलवियों ने कहा कि आप गाना नहीं गाएंगे, आप हाजी हो चुके हैं। तो रफ़ी साहब ने गाना गाना छोड़ दिया था और लगभग 3 महीने तक नहीं गाया। उस दौरान जो भी प्रोड्यूसर उनके दरवाजे पे आते थे तो रफ़ी साहब हाथ जोड़ लेते थे और कहते थे वो अब नहीं गाएंगे। तो इस तरीके से चल रहा था, बहुत से गाने उन्होंने छोड़े। इसी बीच वो लंदन भी गए 3 महीनों के बीच में, ताकि फिल्मी दुनिया से दूर रह सके। फिर नौशाद साहब को जब ये बात पता चली कि रफ़ी साहब नहीं गा रहे हैं, तो कहते हैं नौशाद साहब के साथ नरगिस जी भी रफ़ी साहब के पास गए। उन्होंने रफ़ी साहब को बताया, समझाया कि आपकी जो आवाज है वो ऊपर वाले की देन है और आपको गाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं गाएंगे तो फिल्मी दुनिया का नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात थी। रफ़ी साहब कितने महान सिंगर थे कि नौशाद साहब को भी ये महसूस हुआ रफ़ी साहब नहीं गाएंगे तो फिल्मी दुनिया के जो गाने हैं वो नीचे चले जाएंगे, फिल्मी दुनिया के गानों को काफी लॉस होगा। तो नौशाद साहब ने इस तरीके से समझाया, रफ़ी साहब की समझ में आ गई ये बात। और रफ़ी साहब ने जब हज के बाद 3 महीने बाद जब गाना शुरू किया, तो आप देखिए, जो कहते हैं ना कि रफ़ी साहब का मार्केट डाउन हो गया था, बिल्कुल नहीं। रफ़ी साहब ने जब हज के बाद जो गाना गाया वो था लोफर का आज मौसम बड़ा बेईमान है। आप क्या इस गाने से किसी और सिंगर के गाने को कंपेयर कर सकते हैं? जैसा ये गाना उस समय तरोताजा था, आज भी उसी तरीके से ये गाना तरोताजा है। पीढ़ियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मगर ये गाना तब भी अमर रहेगा। दी ट्रेन के उन्होंने गाए, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। अब आप देख लीजिए ये गाना किस मकाम पर है। क्या इससे दूसरे गाने को कंपेयर किया जा सकता है किसी और के? ये गाना आज भी तरोताजा है, गुलाबी आंखें। और वही मैं कह रहा हूं, पीढ़ियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मगर ये गाने अमर रहेंगे। तो ये था प्रैक्टिकली पॉइंट जो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। ये पॉइंट्स हमारे व्यूअर्स मंसूर खान ने सजेस्ट किए थे कि ये चीजें बतानी चाहिए, तो मैंने आपको बताई। क्योंकि मैंने जो 69 के ऊपर जो वीडियो किया था 1969 आराधना के बाद रफ़ी साहब के मार्केट के ऊपर, तो उसमें लॉजिक था, लेकिन जेन्युइन लॉजिक था, कुछ अलग हटके लॉजिक थे, मगर ये कुछ प्रैक्टिकल बातें थी जो मैंने समझा आपको बताना जरूरी है। आपके सामने लेकर के आया मैं ये पॉइंट्स, जिसको मंसूर खान साहब ने लिखा था। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आपको कोई किस्सा पता हो रफ़ी साहब के बारे में या अदर्स सिंगर के बारे में, म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरा। मैं उस किस्से को शेयर करूंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, अपने नाम के साथ अगर आप किस्सा बताते हैं तो जगह भी बताइएगा,
ताकि मैं उस जगह का भी नाम ले सकूं जहां से आप आते हैं। तो दोस्तों, रफ़ी साहब वो हैं जिन्होंने अपने इंतकाल के बाद भी काम किया है। 80s में रफ़ी साहब की डेथ हो गई थी, उसके बाद भी लगातार चलते रहे। कैसे? शब्बीर कुमार साहब, मोहम्मद अजीज साहब, 80s में इनका मार्केट बड़ा पुख्ता रहा, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। तो उनकी आवाज के एक अंश ने इतना बड़ा काम किया। 90s में सोनू निगम आए। सोनू निगम किस मकाम पर है, किस धारा से आते हैं, आप सोच सकते हैं। तो रफ़ी साहब कभी किसी मार्केट के सहारे नहीं रहे। और हाँ, अगर रफ़ी साहब के खिलाफ यह बात कही जाती कि कुछ लोगों ने लॉबी खड़ी कर दी थी, तो यह भी गलत है। रफ़ी साहब ने हर लॉबी को तोड़ा। कोई लॉबी ना उनके खिलाफ कोई चक्रव्यूह रच सकता था, रफ़ी साहब ने हर चक्रव्यूह को तोड़ा। और मार्केट कभी उन पर हावी नहीं रहा। कभी उन्होंने किसी से काम नहीं मांगा, बल्कि दूसरों की मदद की। खुद उनके पास गाने लेकर के आते थे प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, और फिर वो गा देते और कईयों की मदद की, ये सबको पता है। तो रफ़ी साहब को कभी जरूरत नहीं पड़ी काम की, काम को रफ़ी साहब की जरूरत पड़ी। तो आज का किस्सा यहीं तक, फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।